तो दोस्तों एक और नया दिन, एक और नया आईपीओ और दूसरे ही दिन कैनरा बैंक का दूसरा आईपीओ आने वाला है। कैनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, जो कि 10 से लेकर 14 अक्टूबर के बीच में ये आईपीओ ओपन रहेगा। इस वीडियो के अंदर हम पूरा रिव्यू करेंगे इस आईपीओ का। और दोस्तों ये लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है। लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर अगर देखें तो एलआईसी बहुत बड़ा नाम है। और अगर 100 पॉलिसी अगर किसी की इंडिया के अंदर बिकती है, मतलब सेल होती है, तो 60 अकेली एलआईसी की सेल होती है। मतलब 60% से ऊपर का मार्केट शेयर है एलआईसी के पास। तो इनके सामने तो सारी कंपनियां बच्चे जैसी ही नजर आएगी, पर ये कैसी है, कैसा परफॉर्मेंस करी, वो सारी चीजें जानते हैं इस वीडियो के अंदर। और एक एक पॉइंट थोड़ा ध्यान से देखिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए। फिर बाद में क्या है कि आप कमेंट करके काफी लोग पूछते हैं, जो पॉइंट मैंने दे रखे हैं वो भी पूछते हैं कि आपने ये बताया नहीं, पर मैं बताता सब हूं, आप देख लीजिए। सबसे पहले एक अंदाजन ग्रे मार्केट का प्रीमियम जानेंगे, फिर इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में जानेंगे, फिर इसके फाइनेंशियल फंडामेंटल्स जानेंगे, मतलब कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है, लॉस मेकिंग और महंगी है, सस्ती है, सारी चीजें जानेंगे। फिर इस आईपीओ की डिटेल्स और अंत में हम जानेंगे कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करे तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से, सारी चीजें हम क्लियर करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। और टेलीग्राम इंस्टाग्राम को ज्वाइन कर लीजिए ताकि छोटा मोटा अपडेट जानकारी मिलती रहे। व्हाट्सएप चैनल, फेसबुक पर सबको ज्वाइन कर लीजिए। तो सबसे पहले एक अंदाजन ग्रे मार्केट का प्रीमियम अगर देखें तो आज की तारीख में लगभग इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम जो चल रहा है 10 से 11% के बीच में, लगभग 12 रुपए पर शेयर के आसपास मान के चल सकते हैं। डिमांड ठीक ठाक है, इतनी ज्यादा नहीं है, ठीक है। बाकी एंकर लिस्ट वगैरह आना बाकी, वो आते ही हम डिस्कस कर लेंगे। फिर बात करें इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में, मतलब ये कंपनी काम क्या करती है। तो कंपनी सन 2007 के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई थी। करीब अगर देखा जाए 18 साल हो गए हैं अपने ही सेक्टर के अंदर। तो ये कंपनी प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है। इंडिया के अंदर एक ही गवर्नमेंट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, वो है एलआईसी, बाकी सारी प्राइवेट है, मतलब उनका टाई अप वगैरह हो रखा है। तो ये जॉइंट वेंचर है कैनरा बैंक और एचएसबीसी। एचएसबीसी एशिया का बड़ा नाम है इंश्योरेंस सेक्टर वगैरह के अंदर, इन्वेस्टमेंट के अंदर। ये प्रोडक्ट जो सेल करती है लाइफ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, उसके अलावा ग्रुप इंश्योरेंस है, रिटायरमेंट पेंशन फंड्स वगैरह होते हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह आती रहती है, यूलिप प्लान वगैरह आते हैं। मतलब यूलिप प्लान क्या होते हैं भाई, लाइफ इंश्योरेंस भी होता है और इन्वेस्टमेंट का एक ऑप्शन भी होता है। कुल मिला के ये लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है। अभी इसका अप्रॉक्स एयू है, मतलब एसेट अंडर मैनेजमेंट, कितना ये एसेट, कितना पैसा अपने अंडर में मैनेज करती है लोगों का। भाई लाइफ इंश्योरेंस अगर हम पैसा लगाएंगे तो उसके अंडर में आएगा ना, तो वो 40,000 करोड़ के आसपास है, लगभग बता रहा हूँ, फिक्स नहीं है। और जो एयूएम के मामले में अगर देखा है, इंडिया के अंदर जितना भी इंश्योरेंस का मार्केट है, तो 67 लाख करोड़ इतना टोटल इंश्योरेंस मार्केट है इंडिया का। उसमें से एलआईसी के पास कितना है, 40 लाख करोड़ रुपए के आसपास, मतलब लगभग 60% का मार्केट एलआईसी अकेले के पास है। फिर एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस आती है जिसके पास 3 लाख करोड़ रुपए का एयूएम है। एचडीएफसी लाइफ, उसके पास 2 लाख करोड़ रुपए का एयूएम है। आईसीआईसीआई के पास भी लगभग 2 लाख करोड़ रुपए के आसपास। एक्सिस मैक्स लाइफ के पास 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास का एयूएम है। तो कैनरा एचएसबीसी 40,000 करोड़ रुपए के आसपास है, तो 9वें-10वें नंबर पर आप कह सकते हैं इसको, टॉप 10 के अंदर तो इसका नंबर आता है, ये बात अच्छी है। टोटल 26 जो है ये लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां इंडिया के अंदर, जिसमें से 25 प्राइवेट है, एक ही गवर्नमेंट कंपनी है। बाकी जो कंपनियां वो जनरल इंश्योरेंस कंपनीज कह सकते हैं उनको, लाइफ इंश्योरेंस नहीं है। और जो ये लाइफ इंश्योरेंस वाला जो होता है भाई सेक्टर, उसके अंदर 2 रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला है क्लेम सेटलमेंट रेशियो, मतलब भाई आपने लाइफ इंश्योरेंस ले रखा है, भाई किसी को डेथ होता जी, जो भी हो जाता है, तो अपन वापस क्लेम करते हैं कि भाई इसकी डेथ होगी, हम आपको इंश्योरेंस का पैसा दीजिए। तो जो क्लेम सेटलमेंट रेशियो कितना होता है, तो कहीं पर इसका मेंशन है कि 100% के आसपास है, ठीक है। वैसे मैंने पहले भी सुन रखा है, ऐसा नहीं है कि भाई मुझे ध्यान नहीं, मुझे ध्यान है कि कैनरा एचएसबीसी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो जो है काफी अच्छा है। और इंडिविजुअल्स में कहीं इसका मेंशन है 99.31%। तो लगभग इसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो काफी अच्छा है, लगभग सबको ये अपना क्लेम वगैरह दे देती है। कोई अटक जाता है तो वो एक अलग चीज है। दूसरा है सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो क्या होता है, देखिए आपके पास जितने भी क्लेम है, अभी सबने इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी, मान लो सभी की सभी अगर क्लेम कर दें, मान लो उनको 1,000 करोड़ रुपए के आसपास देने, एक एग्जांपल से समझा रहा हूं, तो हमारे पास 1,000 करोड़ रुपए होने चाहिए देने के लिए, ठीक है ना। बट आईआरडीएआई ने क्या मैंडेट रखा कि भाई 1.5, मतलब आपके पास 1,500 करोड़ रुपए होने चाहिए, 1,000 करोड़ प्लस 500 करोड़ एक्स्ट्रा होने चाहिए आपके पास। तो 1.5 का इन्होंने सॉल्वेंसी रेशियो का जो रेशियो रखा है, 1.5 इतना होना चाहिए हर इंश्योरेंस कंपनी के पास, मिनिमम मैंडेट है। अगर इससे कम होता है तो वो रिस्की कंपनी है। इसका सॉल्वेंसी रेशियो 2.13, बहुत बढ़िया है, मतलब सॉल्वेंसी बैलेंस है। सबसे टॉप में है बजाज एलियंस का, फिर कोटक का है, फिर बंधन का है, फिर कैनरा एचएसबीसी। कैनरा एचएसबीसी टॉप 5 में आता है। तो इंश्योरेंस अगर लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर देखें तो कैनरा एचएसबीसी का अच्छा नाम है, क्लेम सेटलमेंट के अंदर और सॉल्वेंसी रेशियो के अंदर भी। ये जहां तक मुझे जानकारी मैं आपको बता रहा हूं, तो एज ए इंश्योरेंस कंपनी ये सही नजर आ रही है। मतलब सेक्टर वाइज देखें, कंपनी वाइज देखें तो 15,700 इसकी ब्रांचेस हैं। तो समझ में आया आपको
इसकी पूरा मतलब डिटेल आपको डेटा समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। और जब हम थोड़ी बहुत रिसर्च करते हैं आपको 1-2 मिनट के अंदर बताते हैं तो आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा और लोगों के साथ शेयर भी कीजिए। मुझे नहीं लगता कि आपको इतनी डिटेल्स में कोई और बता पाता होगा। अब इसके फाइनेंशियल फंडामेंटल्स जान लेते हैं। फाइनेंशियल 2023 से 2025 तक दिए गए हैं और इस क्वार्टर के दिए गए हैं। एसेट्स अगर देखिए, एसेट्स के अंदर साल दर साल बढ़िया ग्रोथ है। रेवेन्यू डाउन होता हुआ देखने को मिला, ये थोड़ा सा नेगेटिव है, ज्यादा डाउन नहीं है बट डाउन होना भी थोड़ा नेगेटिव तो है। फिर बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो प्रॉफिट के अंदर ग्रोथ देखने को मिल रही है। मार्जिन्स भी हर साल बढ़ रहे हैं। 2023 में 34.8%, 2024 में 47% और 2025 में 50% के आसपास। बहुत ही बढ़िया मार्जिन के अंदर ग्रोथ है, बट रेवेन्यू भी डाउन हुआ है, ये थोड़ा सा नेगेटिव है, रेवेन्यू पर फोकस करना पड़ेगा। बाकी एबिटा के अंदर ग्रोथ है, नेट वर्थ साल दर साल बढ़ी है, रिजर्व्स इसके मतलब इसके हाथ में साल दर साल बढ़े हैं। 590 करोड़ रुपए के रिजर्व्स हैं इसके हाथ में आज की तारीख में। और ये ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, ऋण मुक्त कंपनी ऑलमोस्ट। ROE ROC 7% के आसपास है, बहुत कम है, मिनिमम 15% हो तो बढ़िया है। बात आती है वैल्यूएशंस की। वैल्यूएशंस में RHP के अंदर इसने अपने 3 पीयर्स मेंशन किए, LIC को मेंशन नहीं किया है। SBI, HDFC और ICICI। तो SBI लाइफ इससे 10 गुना बड़ी कंपनी है रेवेन्यू के मामले में, HDFC 9 गुना बड़ी कंपनी है, ICICI प्रूडेंशियल इससे 6 गुना बड़ी कंपनी है, लगभग बता रहा हूँ आपको रेवेन्यू के मामले में, तो ये सबसे छोटी है। और LIC से तो बहुत छोटी कंपनी है, सारी कंपनियां बहुत छोटी है। अदर कंपनीज का PE देखें, LIC को इन्होंने मेंशन नहीं किया बट मैं मेंशन कर रहा हूँ। LIC का 71 का है, 71 सबसे कम LIC का PE है। HDFC का सबसे हाईएस्ट है 90 का, और इसका 86 का, 86 का सबसे ज़्यादा, मतलब आप कह सकते हैं सबसे ज़्यादा के आसपास ही है। तो वैल्यूएशंस इसकी सस्ती नहीं है, महंगी ही कह सकते हैं, थोड़ा हायर साइड में ही है, बट थोड़ा प्राइस बैंड अट्रैक्टिव है तो यहाँ पर थोड़ा आधा पॉइंट मिल जाता है। बाकी देखिए ये वैल्यूएशंस इसको सस्ती करनी चाहिए थी। फाइनेंशियली देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग कंपनी है, बट रेवेन्यू के अंदर गिरावट है, वो थोड़ा चिंताजनक बात है। फंडामेंटली थोड़ी सी वीक है, वैल्यूएशंस भी मतलब महंगी है। फिर इस IPO की डिटेल्स के बारे में बात करें तो 10 से लेकर 14 अक्टूबर में ये IPO ओपन रहेगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर आ रहा है, 100 रुपये से लेकर 106 रुपये के बीच में इसका प्राइस बैंड रखा गया है। 140 शेयर्स का लॉट है, 2517 करोड़ रुपए का इसका टोटल इश्यू साइज है, पूरा का पूरा OFS है। हालांकि कंपनी की कंडीशन को देखते हुए ज़्यादा पैसों की जरूरत तो नहीं नजर आ रही, मतलब ये लिस्टिंग का फायदा उठाना चाहते हैं और कुछ नहीं। एम्प्लॉइज को 10 रुपये का डिस्काउंट दिया गया है, रिटेल पोर्शन 35% का है, लिस्टिंग डेट है 17 अक्टूबर को। ये है कंप्लीट IPO की डिटेल्स। अब सबसे मेन सवाल ये आता है कि क्या इस IPO में अप्लाई करें, नहीं करें, करें तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। देखिए मैं सारी चीज़ें आपके क्लियर करूंगा, डिसीजन आपको अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाना है। और टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम, फेसबुक सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, ज्वाइन करके रख लीजिए ताकि छोटा मोटा अपडेट जानकारी मिस ना हो आपके। बाकी नहीं करना तो आपकी मर्जी है। तो सबसे पहले जो लोग लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से अप्लाई करना चाहते हैं तो हमारे 4 पैरामीटर्स देखते हैं, नॉलेज जैस पैरामीटर्स, सिर्फ रिस्क मापने के लिए और किसी के लिए नहीं। ना ही इसको आपके भरोसे रहना है, ना ही इसके बेसिस पर आपको डिसीजन बनाना है, बट थोड़ा बहुत जान लीजिए, मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। जो डेटा अवेलेबल है वही बता रहा हूँ आपको। GMP अभी लगभग मान के चले 10 से 12% के बीच में है, आधा पॉइंट GMP में मिल जाता है। मिनिमम हमारा क्राइटेरिया रहता है 20% के आसपास, बट GMP एक फिक्स पैरामीटर नहीं है, मतलब एक अंदाजा ही होता है। वैल्यूएशंस भाई महंगी है, बट प्राइस बैंड के हिसाब से देखा जाए या थोड़ा बहुत PE वाइज देखा जाए तो मतलब HDFC का 90 का, इसका 86 का है, तो आधा पॉइंट देख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। मतलब ये आधा पॉइंट भी डिजर्व नहीं करता है क्योंकि छोटी कंपनी है। बाकी एंकर लिस्ट उम्मीद है कि अच्छी आनी चाहिए, आधा पॉइंट एंकर लिस्ट में भी मिल सकता है, और अगर GMP अच्छी रही तो सब्सक्रिप्शन भी अच्छा मिल सकता है। तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि न्यूट्रल जैसी रेटिंग बन सकती है इसकी बाद में भी, मतलब रिस्की ज़्यादा नहीं रहेगा क्योंकि इतना रिस्की भी नज़र नहीं आ रही कंपनी, ठीक है कंपनी। लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो पॉजिटिव्स नेगेटिव्स देख लेते हैं। पॉजिटिव में ये कि लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर है अभी इंडिया के अंदर, अभी धीरे धीरे लाइफ इंश्योरेंस का मतलब जो चलन है वो धीरे धीरे आ रहा है, अभी टाइम लगेगा। डेवलप्ड नेशन जो है, डेवलप्ड कंट्रीज है, वहाँ पर ये मैंडेटरी जरूरी है लाइफ इंश्योरेंस करवाना, कार का इंश्योरेंस, हर इंश्योरेंस ज़रूरी है, ठीक है ना। अभी इंडिया के अंदर हर कोई करवाता नहीं है इंश्योरेंस वगैरह ये, ठीक है ना। उधर हेल्थ इंश्योरेंस भी जरूरी है, सारे इंश्योरेंस उधर जरूरी है, इधर नहीं है इंडिया के अंदर। तो ये धीरे धीरे अभी इंडिया के अंदर भी मैंडेटरी होगा, तो ये डिमांड बढ़ेगी इसकी। ये कंपनी टॉप 10 में आती है, मतलब इतना ज़्यादा ये लीडिंग नहीं है। LIC सबसे बड़ा है, उसके आगे तो सभी बच्चे हैं, बट फिर भी उसके बाद SBI है, HDFC है, तो उससे थोड़ा पीछे ही है, बट टॉप 10 में ये अच्छी बात है। इसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो वगैरह बढ़िया है, सॉल्वेंसी रेशियो भी ठीक है, प्रॉफिट मार्जिन वगैरह अच्छे हैं, डेट फ्री कंपनी है, प्रॉफिट मार्जिन 50% के आसपास, अच्छी बात है। नेगेटिव्स क्या है? नेगेटिव्स देखिए, वैल्यूएशंस महंगी है, एक तो ये नेगेटिव है। दूसरा, रेवेन्यू के अंदर गिरावट है, ये थोड़ा चिंताजनक बात है। रेवेन्यू पर फोकस करना पड़ेगा, अपना बिजनेस और बढ़ाना पड़ेगा इनको। हालांकि इंडिया के अंदर ये मार्केट भी ऐसा ही है कि हर कोई इंश्योरेंस तो करवा नहीं रहा है, मार्केट ये धीरे धीरे बढ़ेगा, इसके अंदर टाइम लगेगा। कि ओवरऑल इतना ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं कह सकते, बट नुकसानदायक भी नज़र नहीं आ रही है।
हाँ, वैल्यूएशन थोड़ा और सस्ती करते तो बढ़िया रहता, तो क्या है थोड़ा और अट्रैक्शन आता, मतलब जो प्राइस बैंड 106 रुपये का है आप 70-75 के आसपास देते तो बढ़िया रहता। बाकी मार्केट कैप अभी की कंडीशन में देखें तो 10,000 करोड़ रुपए के आसपास बैठेगा लगभग, मान के चले स्मॉल कैप कंपनी है बट ज़्यादा रिस्की भी नहीं है और इतना ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई नुकसान भी नहीं देगा, मतलब एक ठीक ठाक कंपनी कह सकते हैं, इग्नोर करने जैसी लग नहीं रही है। बाकी आप लोग क्या करने वाले हैं, अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बाकी मैं अपडेट आपको कर दूंगा कि भाई इसके लेटेस्ट अपडेट वगैरह क्या आते हैं, जो भी आएगा मैं अपडेट आपको कर दूंगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर। जो भी डिसीजन बनाए अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाएं, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं।